एमईए ने अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कमर्शियल जहाजों पर जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अटैक हुआ, उसको लेकर भारत का रुख बताया गया। एमटी अल बहिया और एमटी मोम्बासा पर हमले से चिंतित हैं। हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरते 2 शिपों पर अटैक किया गया, जो वाकई चिंता बढ़ाने वाला है। दोनों जहाजों में कुल 46 क्रू मेंबर थे, उनमें से 30 भारतीय थे। एमटी अल बहिया पर 12 भारतीय नागरिक थे। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, एक जख्मी हुआ है। मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना हम लोग व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही आपको बताऊं, इसमें अपडेट यह है कि नई दिल्ली में ईरान दूतावास के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को आज सुबह विदेश मंत्रालय ने बुलाया और इन हमलों के खिलाफ उनके सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया। ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ हैं, उनको हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उनसे हम लोगों ने अपना कड़ा उनको विरोध जारी किया, क्योंकि आज कल के एक हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है, जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। तो आप जानते हैं, एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में टेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है। आईआरजीसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वापस से अपने कंट्रोल में ले चुकी है। वहाँ पर लगातार अटैक जारी है और इसी क्रम में एक भारतीय नाविक की शहादत भी हुई है, जैसा आपने एमईए को सुना भी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्णमोहन शर्मा जुड़े हुए हैं। कृष्णमोहन जी, इससे पहले भी ऐसा मामला सामने आया था, तब भी हमने बात की थी। भारत ने तब भी कड़ा रुख इख्तियार किया था और यही कहा था, क्योंकि समुद्री सीमाएँ हैं, इंटरनेशनल लॉ का पालन उसमें होना चाहिए। लेकिन जिस तरह की स्थितियां हैं, ऐसे में कोई भी रूल्स रेगुलेशन का पालन होता बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन अब यहां से भारत का, खासतौर पर भारत जैसे राष्ट्र का, क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? ईरान के चीफ डी मिशन को जावेद हुसैनी को जब आज बुलाया गया था, तो उनसे क्लियर कट ये कहा गया कि ईरान और भारत के रिश्ते ऐसे नहीं हैं कि आप हमारे भारतीय मूल के नाविकों पे या जो नौकरी कर रहे हैं उन पे आप हमले करें। लेकिन उसमें जो जानकारी ये मिल रही है कि उनके काउंटर पार्ट ने ये बताया कि ये मिस्टेकन इन्फॉर्मेशन के आधार पे हुआ, हमें ये नहीं पता था कि इसमें भारतीय मूल के नाविक हैं और ये यूएई का शिप है। तो यूएई ने भी एक भारत से बातचीत की और भारत और यूएई दोनों ने मिलकर उनके डिफेंस मिनिस्टर से और उनके जो तमाम लोग हैं उनको ये कहा है कि इस तरीके की गतिविधियों में अगर आप शामिल होंगे और इस तरह की गतिविधियों को आप अंजाम देंगे कि ब्लाइंड मिसाइल क्रूज आप चलाएंगे और भारतीय मारे जाएंगे, तो ये किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो मैरीटाइम नेविगेशन को फ्री फ्लो में किया जाए और उस पर कम से कम हमले न किए जाए, क्योंकि अगर हमला किया जाता है तो विश्व में एक तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में अशांति फैल जाएगा और ऊर्जा के क्षेत्र में अशांति फैलने का जो नतीजा होगा कि आपकी महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ेगा, लाइफ की जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसमें परेशानी आएगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में परेशानी आएगी। तो बेसिकली कहें तो वेस्ट एशिया की जो मौजूदा स्थिति है उसको लेकर पूरा विश्व और भारत परेशान है। अब यहाँ से आगे क्या? पिछली बार तो भारत की नीतियों ने बहुत शानदार काम किया था। लंबे वक्त तक पेट्रोल, डीजल और जो इन्फ्लेशन रेट था उसको हमने बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल किया। एक्सपर्ट्स और आसपास के हमारे जितने भी राष्ट्र हैं, खासतौर पर अगर हम विकसित राष्ट्रों के साथ कंपैरिजन करेंगे, तो भारत की स्थिति बहुत शानदार, बहुत मजबूत नजर आई। लेकिन अब एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिस्टर्बेंस, यहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से तैयारी? देखिए, अगर जब बात होती है कि पीएनजी, एलएनजी या तमाम जो पेट्रोलियम पदार्थ है उसको लेने के लिए भारत के पास कई रास्ते हैं। रूस है, वेनेजुएला से हम लेते हैं, तमाम यूएई से लेते हैं, तो तमाम आसपास के जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र के लोग हैं उनसे हम खरीदारी करते हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग है, वहाँ पे इस तरीके के हमले होंगे तो उसको लेकर परेशानी की बात है। और जाहिर सी बात है कि तमाम देशों में हमारे जो नाविक हैं, जो हमारे सेलर हैं, वहाँ पे काम करते हैं
और उन पे हमला होगा तो जैसे आपने देखा था कि ओमान में भी एक वेसल्स में किस तरीके से हमला हुआ था, उसमें भी हमारे लोग मारे गए थे। लेकिन बाद में अमेरिका ने ये कहा कि अगर आपके गलती से हमने एक मारे तो हमारे लाइफ गार्ड्स ने आपके 15 लोगों को डूबने से बचा भी लिया। तो अगर स्थिति की बात करें और समीक्षा करें तो भारत के लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन जिस एक व्यक्ति की जान गई है और दो जो क्रिटिकल है, वो आखिरकार इसका नतीजा है कि उसने क्रूज मिसाइल इस पे दागा। तो ये चिंता की बात है और इसके लिए भारत को जितना मजबूती से अपना पक्ष विश्व के सामने और विदेश ईरान के सामने रखना चाहिए उतना मजबूती से रखा है। और विदेश मंत्रालय ने भरोसा रखा है कि आगे इस तरीके की पुनरावृत्ति नहीं होगी, उनको भरोसा दिलाया गया है। पिछली सारी वार्ताएं फेल हैं, अभी कहा जा सकता है। इस्लामाबाद टॉक से लेकर टर्की और स्विट्जरलैंड तक में MOU साइन हुए थे अमेरिका और ईरान के बीच में, वो सब फेल हो चुका है। सारी शांति वार्ता अब खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पर बैकडोर चैनल से बातचीत का सिलसिला जारी है? आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी हमेशा डाउटफुल है और पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में किसी भी तरीके से बात करके कुछ मध्यस्थता करा देगा, इसकी संभावना बहुत कम दिखाई देती है। क्योंकि आज सवाल ये उठा था MEA के ब्रीफिंग में कि जिस तरीके से POK में लोगों को मारा जा रहा है, लिथल अटैक किए जा रहे हैं, वहाँ पे इंटरनेट काट दिए गए हैं, खाने पीने की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, तो एक तरीके से पाकिस्तान में अपनी इतनी अशांति है कि वो जाके ईरान को क्या समझाएगा और अमेरिका के बाद सामने बोलने की कोई स्थिति नहीं है। आसिफ मुनीर जो है वो हीरो बनना जरूर चाहते हैं, लेकिन उनका अपना घर संभाल नहीं रहा है तो विश्व को क्या संभालेंगे। जहाँ तक भारत की बात रही तो भारत का एक मजबूत एक पहचान है और इनकी जो नींव है बहुत मजबूत है। तो अगर भारत मध्यस्थता करने की बात कहे तो उसमें संभव है कि भारत की बात को मानेंगे। अगर एक शब्द इस्तेमाल होता है कोलैटरल या भरोसा, पाकिस्तान क्या भरोसा देगा? वहाँ की सरकार कब चली जाएगी किसी को पता नहीं है। कम से कम भारत में यही स्थिति तो है कि जो सरकार चुन के आई हो कम से कम 29 तक रहेगी, आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी जो है यहाँ पे 3 साल है। तो पाकिस्तान किसी को भी भरोसा देने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो स्थिरता का भरोसा हो, अगर फाइनेंशियली तो देने की स्थिति में कतई नहीं है। वैश्विक तौर पे उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इसमें कुछ क्रैकडाउन करा पाएगा और इसका कुछ हल निकलेगा। थैंक यू सो मच कशमोहन शर्मा, आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद।